राजा थे और उनकी एक बेटी थी लाड़ली, जिसको कि वो ज़्यादा पसंद करते थे, राजकुमारी। एक दिन क्या की कि ये रोने लगी और बोली कि मुझको चांद ला के दे। रात को इसने चांद देखा और कहा कि मुझे चांद ला के दे दो, नहीं तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। और फिर इसने खाना पीना सब छोड़ दिया। राजा बहुत परेशान हुए। लड़की उनकी पूर्ण रूप से बीमार हो गई। राजकुमारी जब बीमार हो गई तो राजा की चिंता बढ़ गई। राजा बोले कि कोई कितना भी पैसा मुझसे ले ले, मैं उसे धनवान बना दूंगा, लेकिन हमारी लड़की को किसी भी हालत में उसे ठीक करके दिखाए। तो उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी हमारी लड़की को ठीक करेगा, चांद ला के देगा तोड़कर, उसको मैं क्या कहते सबसे अधिक धन दूंगा। इस बात को सुनकर मंत्री और चौपालों में सब जगह चर्चा होने लगी गांव में कि आखिर क्या बात है कि राजा इस तरह से कह रहे हैं कि धनवान बना देंगे, चांद तोड़ के लाएगा कौन। और सबके सामने ये समस्या थी कि चांद तोड़ के नहीं लाए, लड़की नहीं ठीक हुई तो राजा हो सकता है दंड भी दे दे हमको। इस डर से कोई जाने की हिम्मत नहीं किया। वहां पे गांव में एक बुद्धिमान व्यापारी था। वह राजा के पास जाता है। व्यापारी राजा के पास जाता है। ये व्यापारी है, ये राजा के पास गया और इसने कहा कि मैं आपकी लड़की को ठीक कर दूंगा। उसने अपनी योजना राजा को बताई। राजा ने उसकी बात को पूरा सुना। फिर अब वो बोला कि मैं अगले दिन आऊंगा, फिर दे दूंगा चांद उसको। उसने लड़की के पास गया, लड़की से पूछा बेटी चांद कितना बड़ा है। तो लड़की ने कहा कि वो मेरी उंगली के बराबर है, क्योंकि जब मैं उंगली को अपने आंख के पास लाती हूँ तो चांद दिखाई नहीं देता, यानी कि उसकी साइज क्या है, उंगली के बराबर। और दूसरे नंबर पर उन्होंने पूछा चांद कैसा दिखता है, तो उसने कहा चांदी जैसा चमकता हुआ चांद दिखता है। लड़की ने बताया जो चांद है वो चांदी जैसा चमकता हुआ दिखता है। बोले कि उसकी ऊंचाई कितनी, कहाँ पे है। बोली जब मैं महल की दीवारों से देखती हूँ बाहर, तो जो पेड़ है उसके ठीक ऊपर हमको चांद दिखाई देता है। व्यापारी चला गया, अगले दिन आता है और चांद के लिए एक चांदी का चांद बनवा के लेके आता है। लड़की को देता है, लड़की को बताता है कि तुमने कहा चांदी जैसा चांद होता है, चमकता है, देखो यही चांद है और तुम इससे खुश हो जाओ। लड़की खुश हो जाती है। फिर राजा कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी बात 100% सही हो गई है, लेकिन अगर फिर उसने कह दिया कि चांद तो पापा रात को फिर निकल गया, आप जो तोड़ कर लाए तो गलत चांद है। व्यापारी बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है मैं इसकी भी समाधान कर दूंगा। वो लड़की के पास गया, उसने लड़की से पूछा कि बेटी ये बताओ कि दांत टूट जाता है तुम्हारा तो क्या होता है। तो लड़की बोली नया दांत निकल जाता है, हमारा दांत टूटा था पहले, फिर नया दांत निकल गया, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा ठीक। हमारी कवि की इस कहानी में शिक्षा मिलेगी कि बालक के अंदर कोई ऐसी ही भावना या कोई ऐसे ऊंच नीच या उसके अंदर कोई ऐसी गलतफहमी जागृत होती है, बच्चों को हम इसको साथ हाथ से समझा कर बच्चों के अंदर वह बात रख सकते हैं। एक कौवा है, एक वृक्ष पर बैठा रहता है और प्रतिदिन वहीं पर अपना घूमता फिरता रहता है और कौवा बहुत दुखी रहता है। उसके नीचे एक महर्षि है, साधु संत बैठकर डेली प्रतिदिन तपस्या करते हैं। एक दिन वो अपने तपस्या में लीन थे और कौवा ऊपर बैठा, वो बहुत परेशान था। एक दिन उस वहां से एक बूंद पानी गिरा और तपस्वी के जो साधु थे उनके शरीर पर गिरा। तो उन्होंने अपना नेत्र खोला, बोला पानी कहाँ से आ रहा है। ऊपर जब देखे तो वहां से कौवा रो रहा था। तो कौवे को वह महर्षि बुलाए और बोले कौवा तुम क्यों रो रहे हो। तो कौवा बोला कि साधु जी हम अपने जीवन से बहुत तंग हैं। पहले तो मेरी आवाज़ काँव है, मैं जहाँ जाता हूँ जब ही बोलना शुरू करता हूँ लोग कंकड़ पत्थर हमको मारते। पहले तो मेरा कलर ही ऐसा, मेरा रंग काला कलूटा है। भगवान ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु जी पूछे अच्छा तुम कौवा बताओ चाहते क्या। तो कौवा बोला कि महाराज हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हंस की तरह हो जाता, मैं हंस की तरह एकदम सफेद रंग का दिखता। तो कहता कि मैं तुम्हें अपने बल से अपने बुद्धि से तुम्हें हंस बना सकता हूँ, परंतु तुम पहले जाओ हंस से पूछ कर तो आओ कि क्या हंस सुखी है। तो कौवा भी बहुत चतुर था, साधु बाबा तो सही कह रहे हैं, पहले हम हंस से पता तो कर ले। कौवा उड़ते उड़ते हुए गया, कहाँ करने लगा, हंस पानी में तैर रहा था। तो हंस जाकर बोले अरे हंस भैया, बोले कौवे हाँ के बोलो क्या काम कर रहे हो।
बोले यार तुम्हारा जीवन तो बहुत फर्स्ट क्लास है, पानी में तैर रहे हो, विचरण कर रहे हो, बहुत ठंडा ठंडा पानी, अब पूरा उसी में पार्टी मार रहे हो, तुम्हें तो जीवन में बहुत आनंद है, तुम्हारा रंग बहुत सुख है, सब लोग फोटो खींच रहे हैं, सब कर रहे हैं। बोले कि तुम मूर्ख हो, हम जितना परेशान है हमारे जीवन के बारे में तुम्हें इसका आनंद कैसे मालूम चल गया? हमको तो बहुत कष्ट है, पानी में रहता हूँ, जाड़ा गर्मी बरसात में तकलीफ होती है, मैं तुम्हारे जैसे आसमान में उड़ भी नहीं सकता। लोग हमारी तस्वीर खींचते हैं और मुझे कंकड़ मार कर उड़ा कर खींचते हैं, हमको बहुत तकलीफ होती। तो कौवा बोला कि तो हमसे भी ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर उठ के गए साधु जी के पास, बोले महाराज हंस तो लगभग वो भी दुखी रहने दीजिए, हंस नहीं, हमको आप तोता बना दीजिए, फर्स्ट क्लास, एकदम लाल लाल होठ रहेंगे, हरा रंग रहेगा हमारा, एकदम सदाबहार छाया। बोले ठीक है, कहोगे तुम्हें मैं तोता बना दूंगा, पहले तुम जाओ और तोते से मिल कर आओ कि क्या तुम फर्स्ट क्लास जीवन अपना अच्छे ढंग से व्यतीत कर रहे हो? तो बोले ठीक है महाराज, जाता हूँ। कौवे गया और जहाँ तोते रहते थे उनके बगीचे में लगा चिल्लाने, कहाँ एक भी तोता नहीं दिख रहा। एक तोता देखते वहाँ पर सैकड़ों तोते थे, एक तोता देखा कौवा बहुत देर से यहाँ से भ्रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, उड़ कर गया। एक कौवे तुम क्यों वहाँ चिल्ला रहे, क्या चाहिए तुम्हारी, क्या समस्या है? तो बोला मैं आप लोग को ढूंढ रहा था, तुम लोग तो बहुत यार अच्छे अच्छा हरा रंग है तुम लोग का, एकदम लाल लाल, तुम लोग को कभी कभी मनुष्य भी रखता है अपने पास, तो वो काजू किशमिश बादाम खिलाता है, बहुत आनंद है यार जीवन में तुम लोग के। बोला तुम क्या समझोगे, 1 घंटे से खोज रहे हो, इसी हरे हरे में जीवन मेरा हरा हो गया यार, हरा मिर्चा खिलाते हैं हम लोग, हरे पिजड़े में रखते हैं, पूरा रंग हरा हो गया, हम लोग को थोड़ा सा अलग चाहिए, सब हरा हरा से मैं परेशान हूँ, हमको तो पकड़ के पिजड़े में रख देते हैं, साल 2 साल 4 साल तक हम गम घूम कर मर जाते हैं। बोले ये तो बहुत खराब, कौवा उड़ गया बिना बताए गया। जिसका शीर्षक है काला कौवा क्यों। ये कौवे जो थे किस रंग के होते भैया? काले। लेकिन पहले सफेद रंग के हुआ करते, अब काले क्यों हुए? आते हैं इसके विषय में एक कहानी जो है उसको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि जो है एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा और चेतावनी दी कि तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हम भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफेद कौवे ने ऋषि से विदा किया। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा, 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। अमृत देखकर उसे ऋषि के वचन याद आए, उन्होंने अमृत पीने से मना किया, परंतु वह कैसे पीने की लालच को रोक नहीं पाया और उसे पी लिया। ऋषि ने कठोरता से उसे पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उसने ऐसा कर ऋषि को दिया, अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने अमृत के ऋषि के वचन को न मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। ऋषि ने सुनते ही आवेश में आए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को साथ दे दिया, कहा क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोट से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर दिया, बहुत घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करे और सारे पक्षियों में तुम हो गए जो सबसे नफरत भरी निगाहों से देखे जाओ। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हें निंदा करेगी और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी कभी स्वाभाविक मृत्यु भी नहीं होगी और कोई बीमारी भी नहीं होगी, तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्र पक्ष के महीने में 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर भी दिया जाएगा। उसके सिफारिश करने पर थोड़ा सा उसको सकुफा दे दिया। उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे हाथी आया, जब वहाँ पहुँचते हैं एक हाथी का पूंछ पकड़ता है, उसको लगता है अरे हाथी तो जो है रस्सी की तरह है, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं नहीं, हाथी रस्सी की तरह नहीं है, हाथी तो खंभे की तरह है क्योंकि वो उसका पैर पकड़ लेता है। और तीसरा व्यक्ति है हाथी का सूंड पकड़ता है,
तो जब झूठ पकड़ता है तो उसको लगता है ये तो पेड़ का तना है, तो हाथी को उसको लगता है जो हाथी है वह पेड़ के तने की तरह है। और चौथा व्यक्ति हाथी का दांत पकड़ता है, उसको लगता है जो हाथी है एक नदी की तरह है, जो कि कठोर नदी की तरह है। और उसके बाद जो पांचवा व्यक्ति है वो पेट पे हाथ फेरता है तो और देखता है ये तो दीवार है, तो उसको लगता है जो हाथी है वह एक दीवार की तरह है। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग महसूस करते हैं। तो फिर आपस में बात करते हैं कि भाई हाथी कैसा है, बताते हैं। तो एक कहता है हाथी जो है खम्भे की तरह है, दूसरा कहता है पूंछ की तरह है, तीसरा कहता है नली की तरह है, चौथा कहता है तने की तरह है। मतलब उन लोगों में बहस हो जाती है। बहस इसलिए हो जाती है कि सबका जो मत है वो भिन्न भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आपस में लोग बहस करते हैं, बहस इतनी इनकी जो आवाज़ है इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि आपस में लड़ पड़ेंगे इसमें, क्योंकि कोई भी झूठ तो ही पड़ा था, सब लोग अपनी जगह सही थे, इसलिए कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए तेज आवाज में बोलता है, बहस करते हैं। तो वहीं से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था, जब देखा कि ये लोग आपस में कुछ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आकर पूछता भाई आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? तो अपनी समस्या को लोग बताते हैं कि हम लोगों ने हाथी को छुआ और महसूस किया, ऐसा ऐसा महसूस किया, तो ये बताते हैं। तब वो बताता है कि आप लोग अपनी जगह सही हो। दिक्कत क्या आया है कि आप लोगों ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ है, अलग अलग भाग को छुआ है, इसलिए आपके वर्णन में भिन्नता आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग और मतलब सब कुछ छुए घूम के, तब समझ आया कि हाथी बड़ी है, उसका आकार ऐसा है, तो जो हाथी का वर्णन आप कर रहे हैं एक एक भाग का कर रहे हैं, वो समझाता है, तब उन लोगों को समझ में आता है, तो वो लोग मानते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बातों को लेके अड़ जाते हैं और दूसरी की बातों को नहीं मानते, क्योंकि होता ही है कि हम 6 लिखते हैं तो मुझे तो 6 दिखाई दे रहा है, हो सकता है सामने वाले को 9 दिखाई दे। इस प्रकार से वो आदमी समझाता है सबको और सब लोग एक मत होते हैं। राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो रामचंद्र जी रावण का वध कर दिया। रावण जब धरा पर गिर गए तब लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया आप तो रावण मर गए, अब चलिए हम लोग चले यहां से। तो राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, यहां से चलना नहीं है, रावण बहुत विद्वान थे, उनसे कुछ सीख लो। तो लक्ष्मण ने कहा कि अहंकारी रावण से हम क्या सीखेंगे, है कि नहीं? रावण बहुत विद्वान थे, आप जाइए उनके पास, कुछ उनसे लेकर आइए। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे, गए, रावण के सिर के पास लक्ष्मण खड़े हो गए। रावण उनको देख रहे थे लेकिन बोले नहीं। लक्ष्मण फिर लौट कर आए राम के पास, कहे भैया रावण तो बोला ही नहीं। तो राम कहे कि आप कहाँ खड़े थे? तो कहे कि उनके सिर के पास खड़े। तो कहे ऐसा नहीं, रावण राजा थे इसलिए आपको वो, आप उनके सिर के पास खड़े थे इसलिए आपसे कुछ बोले नहीं, आप जाइए उनके पैर के पास खड़े। लक्ष्मण दोबारा गए, रावण के पैर के पास खड़े हो गए। रावण बोले, क्या चाहिए? लक्ष्मण कहे, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। रावण कहे कि जाइए किसी पेड़ की पात पत्ती को तोड़ लाए। लक्ष्मण गए, 5 पत्तियों को तोड़ लाए, रावण को दिए। रावण अपने पास रखे, लक्ष्मण से कहे कि जाइए एक कांटा ले आए। लक्ष्मण एक कांटा लाए और रावण धोबी था और उसका एक गधा था। वो प्रतिदिन धोबी के ऊपर नमक का बोरी ला करके लेकर जाता था। तो जब वो जाता था तो उसका वजन बहुत ज्यादा रहता था।
उसको बड़ा दिक्कत होता था। एक दिन वो रास्ते में बहने वाली नदी में चला गया। नदी के रास्ते से जब गया तो बोरे में जो नमक था वो कुछ पिघल गया और उसका बोरे का वजन कम हो गया। जब कम हुआ तो उसको लगा कि ये हल्का है, और ये एक वो कार्य प्रतिदिन करता था। डेली जाता था, समय अनुसार नदी में घुस जाता था और कहता था कि नमक पिघल के निकल गया है, तो नमक का वजन जो कुछ कम हो गया, उसको वजन कम लगता था। वो प्रतिदिन करने लगा। गधे का जो मालिक था उसे जब कुछ ऐसा लगा कि वो शराब कर रहा है या धोखा कर रहा है, तो बोला कि ठीक है। एक दिन उसके पीठ पर वो रुई का बोरा बांध दिया। बोला कि ठीक है चलो। जब वो रुई का बोरा बांध के जाने लगा तो सोच रहा कि यह तो बहुत हल्का है, यदि हम नदी में चले जाएं तो और भी हल्का हो जाएगा। यह सोच करके वो नदी में चला गया। जब वो नदी में गया तो बोरा में जो रुई था वो पानी में भीग करके उसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा हो गया कि वो उसी नदी में उसका जो कमर वो टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। कहने का यह तात्पर्य बच्चों से कि किसी भी कार्य में आप लोग काम चोरी मत कीजिए। कार्य के लिए आप लोग मेहनत कीजिए। यह मत सोचिए कि यह कार्य से हम भागे। कार्य के प्रति आप लोग जितने भागिएगा उतना ही कभी फंस जाइएगा और बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जो हमारी श्रेष्ठ भारत बनाने की संकल्पना चल रही हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें जो भारतीय कथाओं का लोप हो रहा है, जिस पर फोकस हो रहा है आज के वर्तमान परिवेश में, उस पर मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक चालाक बकुला। एक चालाक बकुला होता है, बकुला को आप लोग जानते होंगे, और वो बिल्कुल कमजोर हो गया था और इतना उसके पास शक्ति नहीं थी कि किसी मछली को पकड़ के वो खाए। हुआ ऐसा कि वो बिल्कुल तालाब के किनारे बैठा हुआ था, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल शांति स्वभाव से। और अचानक आप लोग देखते होंगे कि मंदिरों में सुबह साफ सफाई होती है, उसके फूल माला जो है पूरा करकट होता है, वो किसी शुभ स्थान पर फेंका जाता है, या तो तालाब में फेंका जाता है या तो किसी कुएं में फेंका जाता है। एक महापुरुष ने उनको क्या किया, उस कूड़े को ले जाकर उस पोखरे में फेंकने की कोशिश की, फेंक दी पोखरे में, और हुआ यूं अकस्मात की उसके बकुले के गले में सूखा हुआ माला पड़ गया। तो एक मछली आई और कहने लगी कि आप इतना शांत स्वभाव से कैसे खड़े हो? तो उसने अपनी चालाकी दिखाई, और कहानी का शीर्षक है चालाक बकुला। अच्छा, उसने चालाकी दिखाई कि देखो मेरी शरीर को तो देख रही हो आप, और ये मेरे गले में माला पड़ा हुआ है, और ऐसा मेरा विधान हो गया है कि अब बिल्कुल मैं संत महात्मा बन गया। अब मैं किसी मछली को खा नहीं सकता। तो मछली कहे कि ठीक है, आप खा नहीं सकते हैं, तो इतना कमजोर कैसे हो गए? कहा कि मुझे चिंता सता रही है, और चिंता ये सता रही है कि कभी इस तालाब का पानी सूख जाएगा और आप लोग जो है इसमें तड़प के मर जाओ। तो मछलियां वास्तविक क्या करोगे कि बकुला भगत सही कह रहे हैं। उन मछलियों ने आपस में राय विमर्श किया, तो कहा कि बकुला जी कोई हमको जो है अच्छी राय पानी, अच्छा विचार बताइए। तो बकुला कहा कि ऐसा है, मैं सोच रहा हूं कि इस छोटे तालाब से आप लोगों को उठा के किसी बड़े दरिया में छोड़ दूं, वहां आप फ्री होकर बिल्कुल जी सके और अच्छा से भोजन करके ज्यादा यह बात सुन के मछलियां काफी खुश हो गई और वो होड़ लगे लोगों के मुझे ले। उसका सारा खाना खा लेता था
और नए नए कपड़े भी उसके पहन लेता है। छोटे भाई को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, वो उससे बहुत नाराज भी रहता था। एक बार क्या होता है, बड़ा भाई सोचता है कि मैं पास के जंगल में लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेच दूं ताकि मुझे कुछ पैसे भी मिल जाए। तो वो एक दिन गया, पास के जंगल में लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते वो एक पेड़ के पास पहुंचा जो जादुई पेड़ था, तो वो ठोकर खा के गिर जाता है। तो जब उठता है तो वो पेड़ को काटने की तैयारी करता है, तो पेड़ कहता है, अरे मेहमान, मेरी शाखाएं मत काटो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। तो वो राजी हो जाता है बड़ा भाई, बोलता है ठीक है, लेकिन तभी उसके मन में लालच जा जाता है कि एक सेब देगा मैं इसको, और फिर वो उसे धमकी देने लगता है कि नहीं, अगर तुमने मुझे ज्यादा सेब दे दिए तो मैं पूरा तुम्हारा धड़ काट दूंगा। तो पेड़ कहता है ठीक है मैं दूंगा। पेड़ क्या करता है कि वो उसे सेब देने के बजाय, यानी सुनहरा सेब देने के बजाय उसके ऊपर कई सारी सुइयों की बौछार कर देता है। तो बड़े भाई को सुइयां जो है चुभने लगती है और दर्द के मारे वो जमीन पर लेट जाता है। इसी तरह क्या होता है, धीरे धीरे जो है दिन बीतने लगता है और छोटा भाई सोचता है कि यार बड़ा भाई क्यों नहीं आया। तो क्या करता है कि वो उसकी तलाश में जो है जंगल में पहुंचता है। जंगल में जब पहुंचता है तो अपने भाई को देखता है कि भाई के शरीर पे सैकड़ों सुइयां लगी हुई है और दर्द के मारे भाई चिल्ला रहा है। तो वो उसके पास जाता है और उसके शरीर पर जितनी सुइयां लगी होती है वो उन्हें धीरे धीरे करके प्यार से हटा देता है। तो बड़ा भाई देखता है कि बड़ा भाई ये सब देखता है और बड़े भाई के मन में ये आता है कि मैं कितना इसके साथ गलत व्यवहार करता था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मेरे पास आकर मेरी सारी सुइयां निकाल दी। तो क्या होता है कि बड़े भाई अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो और आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। पेड़ जो है पेड़ जब बड़े भाई के बर्ताव देखता है कि बड़ा भाई जो है अब अपनी गलती मान रहा है, पेड़ क्या करता है कि वो उन्हें वो सारे सेब दे देता है। बस ये लोक कथा के अंतर्गत की बात है। एक गांव में तोता प्रसाद नाम के एक आदमी रहते थे। बहुत प्रतीक्षा के बाद उनका एक पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम रखा घोटक प्रसाद। घोटक प्रसाद धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई का काम शुरू किया और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में हाथ बटाता रहा। लेकिन घोटक प्रसाद को एक परेशानी थी उसके नाम को लेकर के। एक दिन अपने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी मेरा नाम घोटक प्रसाद है, इसको आप बदल दीजिए। उसके बाबूजी ने कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, काम महत्वपूर्ण होता है। उसने कहा कि नहीं, हमारे मित्र हमारा मजाक उड़ाते हैं, घोटक को घोड़ा कहते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर तुम्हारा नाम घोटक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारा नाम बहुत प्यार से घोटक रखा था और मेरी माँ ने मेरा नाम तोता प्रसाद रखा था, इसलिए कि मैं तोता की तरफ बोलता था। उसने कहा कि नहीं, मेरा नाम बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम गांव में जाकर के एक सुंदर नाम का चयन कर लो, मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। घोटक प्रसाद गांव की तरफ गया और रास्ते में जाकर के देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है और लोग रो रहे हैं। इसने पूछा कि क्या हुआ है। पता चला कि एक आदमी मर गया है। कहा कि कौन मर गया। तो पता चला कि जीवन लाल मर गए हैं। कहा कि जीवन लाल मर गए हैं। फिर आगे बढ़ा तो एक भिखारी हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रही है। उसने उस पर दया की और उसके कटोरे में 1 रुपया डाल दिया। उसने पूछा, दादी माँ आपका नाम क्या है। दादी ने कहा, मैं धानी देवी हूँ। उसने कहा, धानी देवी,
धनी देवी और भीख मांग रही हैं। उसका सिर चकरा गया और सोचने लगा, वाह क्या अजब है। और फिर इस तरह से उसने नाम को लेकर के जो एतराज। आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। बहुत साल पहले की बात है। अंधेरी शिया रात थी, लिए बंदूक में अपने हाथ में। अंधेरी शिया रात लिए बंदूक में अपने हाथ। घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था। जा रहा था नहीं नहीं आ रहा था। जा आगे भी बोलो ना। बताता हूँ नहीं भूलती वो जंगल की रात। मुझे याद है वो थी मंगल की रात। नहीं भूलती वो जंगल की रात। मुझे याद है वो मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो बजरंगबली की जय। घड़ी थी मगर अंधेरा था, यही कोई 10:15 का वक्त था। घड़ी थी मगर अंधेरा था, यही कोई 10:15 का वक्त था। ललचता था कोयल की कूक से और उस पे बुरा हाल हुआ मेरा भूख से। लगा तोड़ने बेली से बेल और इतने में आ गया एक शेर। और इतने में आ गया एक शेर। फिरकी बनकर आंख घूम गई और बंदूक भी हाथ से छूट गई। वो लपका मैं झपका, वो ऊपर मैं नीचे। वो लपका मैं झपका, वो ऊपर मैं नीचे। वो आगे मैं पीछे, वो डाल डाल से पात पात। भागो भागो रे भागो भागो, शेर आया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मारकर बेशरम खा गया। आ गया? खा गया। पर आप तो अभी भी यहाँ हैं। क्या करें, ये भी कोई जीना है बुद्धू। और इसके बाद वो भूत अंकल वहां से गायब हो गए। तो सभी लोगों को इस कहानी की जो ये सीख मिलती है कि हमें पहले से किसी के भी प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जब तक हम उससे फेस टू फेस ना हो जाए, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है। धन्यवाद। विद्यालय रसूलपुर बेलवा सदर गाजीपुर। सर अभी मेरा प्रेजेंटेशन नहीं शुरू हो रहा है। अभी मैं मेरी कहानी का शीर्षक है चिड़िया का दाना, और मैं आपको उनके पात्रों से परिचित कराता हूँ। उसमें एक चिड़िया रहती है और एक बढ़ई, राजा, रानी, सांप, आग, हाथी और समुद्र। यह एक बहुत प्रचलित लोक कथा है, जो कि आज के समय में लोक कथा सुनने सुनाने का प्रचलन बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। उनको प्रेरित करने के लिए हमारे विभाग की तरफ से इस तरीके के कॉम्पिटिशन रखे गए हैं, और ज़रूरत है आज के परिवेश में बच्चों को लोक कथाओं के माध्यम से सीख देने। तो मेरी कहानी अब शुरू होती है। एक चिड़िया थी, उसे एक दिन एक चने का दाना मिला। चने को लेकर के वो सोची कि मैं इसका आज रोटी बनाकर खाती। उसने चक्की में डाला और चक्की में से जैसे ही उसने पीसा तो एक दाल बाहर है और एक फूटे में अटक गई। चिड़िया बड़ी परेशान हुई, बड़ा प्रयास किया फूटे से दाना निकालने का। बहुत प्रयास के बाद जब दाना नहीं निकला तब चिड़िया बढ़ई के पास जाती है और बोलती है, बढ़ई बढ़ई फूटा चीरा, बढ़ई बढ़ई फूटा चीरा, फूटावे में दाल बा, का खाई का पी, काले परदेश जाई,
बड़े ही ने इतनी छोटी सी बात समझ के उस चिड़िया की बात को नहीं सुना। तो चिड़िया तुरंत राजा के पास जाती है और राजा से बोलती है, राजा राजा बनेगा तब बढ़ई न फूटा चिरे फूटरे में दाल बाका खाई का पी काले परदेश जाए। राजा के दिन राजकाज के बड़े कार्य थे, उसने उस चिड़िया की बात नहीं सुनी। तो तुरंत चिड़िया रानी के पास जा रही और बोली कि रानी रानी राजा छोड़ राजा न बढ़ई डाटे बढ़ई न फूटा चिरे फूटरे में दाल का खाई का पी काले परदेश जाए। रानी ने कहा, अरे बड़ी मूर्ख चिड़िया है, इसके गाने के लिए मैं राजा को छोड़ूं। तो ये सांप के पास जाती बोलती है, सरफ सरफ रानी का सरानी न राजा छोड़े राजा न बढ़ई डाटे बढ़ई न फूटा चिरे फूटरे में दाल बाका खाई का पी काले परदेश जाए। फिर सांप ने कहा, बड़ी बेवकूफ चिड़िया है, मैं एक गाने के लिए अपनी रानी को दसूं जो बिल्कुल निर्दोष है। जब उसने सांप ने बात नहीं सुनी तब चिड़िया ने क्या किया कि लाठी के पास गई और लाठी से बोलती है, लाठी लाठी सरफ पीटा सरफ न रानी दस रानी न राजा छोड़े राजा न बढ़ई डाटे बढ़ई न फूटा चिरे फूटरे में दाल बाका खाई का पी। फिर जब लाठी ने नहीं सुना तो तुरंत आग के पास जाए, आग लाठी जार लाठी न सरफ पीटे सरफ न रानी दस रानी न राजा छोड़े राजा न बढ़ई डाटे बढ़ई न फूटा चिरे फूटरे में दाल बा। जब आग भी नहीं सुनती है तब जाती है वो समुद्र के पास, तुम्हारी शक्तियों का समुद्र से बोलती है, सागर सागर आग बुझावा आग न लाठी जाए लाठी न सरफ पीटे सरफ न रानी न राजा छोड़े राजा न बढ़ई डाटे बढ़ई न फूटा चिरे फूटरे में दाल बा। उसके बाद जब ये नहीं सुनता है तो वो जाती है दुनिया के सर्वशक्तिमान उसको डर लगता है कि हाथी है और ये मेरी जरूर मदद करेगा। हाथी से बोलती है, हाथी हाथी समुद्र सोखा समुद्र न आग बुझावे आग न लाठी जारे लाठी सरफ पीटे सर। पात्र परिचय करा दें, ये हमारा लेसन है, हम यहाँ उसका ये है स्टोरी का कॉन्सेप्ट। ये राजा हैं, ये मंत्री जी हैं, ठीक है। उसके बाद ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये पालकी है ताकि कहानी में चीज़ें आए तो ये बताना ना पड़े, और ये ऊँट है फाइनली, ये हमारा ऊँट है, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट मैम। आज मैं बच्चों आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी आपने कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तिका हिंदी फुलवारी से लिया गया है, जो पाठ 6 के शीर्षक हाँ में हाँ से है। ये एक बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक कथा भी है। लोक कथा बच्चों को होती है जो घर घर में गाई जाती है, मेरा मामी दादी उसको सुनाती हैं। तो हाँ में हाँ, आइए कहानी सुनते हैं। कहानी में एक राजा होते हैं, वो राजकाज से बहुत थक चुके होते हैं। जब राजकाज से बहुत थक गए होते हैं तो वो अपने दरबार में बैठे होते हैं और सोचते सोचते बोलते हैं कि अरे मंत्री जी, क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग गंगा यात्रा कराएं। तो मंत्री जी ने चट से जवाब दिया, वाह मंत्री महाराज, बड़े अच्छे विचार हैं, आपके पूर्वज भी कई बार गंगा यात्रा पर गए हैं, अवश्य चला जाए। तो राजा जी कहते हैं कि मंत्री जी, तब ऐसा करते हैं कि कुछ शुभ मुहूर्त निकलवाइए। तो मंत्री जी कहते हैं, अरे महाराज, इच्छा ही शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त की क्या बात है, जब आप चलने का विचार कीजिए तभी शुभ मुहूर्त हो जाएगा। तब महाराज बोलते हैं कि मंत्री जी, ऐसा है कि इसके लिए सवारी का भी प्रबंध करना चाहिए। तो मंत्री जी कहते हैं, महाराज सवारी की क्या बात है, आपके राजमहल में क्या सवारियों की कमी है। तो महाराज कहते हैं कि मंत्री जी ये बताइए कौन सी सवारी उत्तम रहेगी। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज सवारी वही उत्तम हो जिसमें महाराज को बहुत सुविधा हो। तो महाराज ने कहा कि ये बताइए मंत्री जी, हाथी कैसी सवारी रहेगी। तो मंत्री जी ने राजा को कहा कि अरे वाह महाराज, अति उत्तम सवारी है, हाथी से उत्तम सवारी क्या है, शान की सवारी है, शानदार सवारी है, थाट से हवा कसा हुआ है, महाराज जी उस पर बैठे हैं और मस्त चाल हाथी चले जा रही हो, आगे पीछे नौकर ज्यादा साथ सामान, जब चाहे तब चलो, जब चाहे तो रुक जाओ। तो महाराज कहते हैं, मंत्री जी
ऐसा है कि बड़ा सुस्त चाल हाथी चलती है, चींटी की चाल चलती है, ऐसे तो महीनों लग जाएंगे। तो मंत्री जी ने महाराज से कहा, हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है, सबसे सुस्त जानवर है हाथी। तब राजा ने कहा, मंत्री जी ऐसा करें, ऊंट कैसा रहेगा? तो महाराज ने कहा, अति उत्तम विचार महाराज, क्या ऊंट की क्या सवारी है, मीलों का कोसों का सफर कुछ दिन में तय कर लेती है। फिर महाराज ने कहा, मंत्री जी ऐसा है कि ऊंट पे बैठे बैठे लंबी यात्रा है, कुंवर ही निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊंट बलबलाता बहुत है। तो मंत्री जी ने कहा कि हाँ महाराज, बिल्कुल ऊंट भी कोई सवारी है महाराज, गधा और ऊंट में कोई अंतर है ना समझिए। ठीक है महाराज, जब ऐसी बात है आपका पेट भी हिल जाएगा ऐसे तो महाराज चलिए ये विचार त्याग ही दीजिए तो अच्छा है। तो महाराज ने कहा कि मंत्री जी तब बताइए घोड़ा कैसे संभले? तो कहते हैं, वाह महाराज, अति उत्तम सवारी, वीरों की सवारी है महाराज, शान की सवारी है। जहाँ चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, आप कहीं भी चले जाइए, वीरों की सवारी, शानदार सवारी, घोड़े के क्या कहने हैं। तो कहते हैं महाराज की ये तो बात सही कही आपने मंत्री जी, लेकिन बड़ा कायदे से सजग होकर के घोड़े पर बैठना पड़ता है। मंत्री जी कहे, हाँ महाराज सो तो है, मनमौजी जानवर है, काठी और काठी में अंतर ही ना समझिए, दोनों एक समान, क्या पता किस खाई खंडक में ले जाकर के पटक दे। तो महाराज ने कहा कि तब मंत्री जी क्या किया जाए? क्या महाराज आप ही बताइए। तो महाराज ने कहा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? उन्होंने कहा कि मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? तो उन्होंने कहा कि वाह महाराज, पालकी तो राजाओं की सवारी है, इससे अच्छा क्या रहेगा? फिर महाराज ने सोचते हुए कहा कि मंत्री जी लेकिन ये बताइए, पालकी में बैठ करके गंगा यात्रा को चलेंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं होगी। तो मंत्री ने कहा, अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, हंसने वाली बात तो है नहीं, राजा गंगा यात्रा पर जाए वो भी पालकी में बैठ करके, तो महाराज लोग हंसेंगे नहीं। तो महाराज ने कहा, तब मंत्री जी गंगा यात्रा का विचार हम लोग त्याग ही देते हैं, रहने दीजिए। तब मंत्री जी प्रतियोगिता के पूर्व डॉक्टर सर्वेश राय सर, शिव कुमार पांडे सर, डॉक्टर अर्चना मैम, डॉक्टर नीति मैम और हमारे साथी विजेश कुमार सर, राकेश सर और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले सभी ब्लॉकों से आए हुए शिक्षकगण, मैं सभी का इस डायट सभागार में तहरीर से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये कहानी सुनाओ प्रतियोगिता जो है, इसके बारे में काफ़ी पहले, हफ्ता 10 दिन पहले ही लेकर सभी ब्लॉकों को भेज दिया गया था और उसे ये कहा गया था कि आप लोग अपने यहाँ के 2 बेहतरीन टीचर्स को भेजें जो अच्छे तरीके से कहानी सुना सकती हैं, जिनको कहानी सुनाने में महारत हासिल हो, ताकि वो यहाँ से चुनकर स्टेट लेवल पे जा सकें और फिर वहाँ पे मुंतखब होकर विजेता बनकर अपना और अपने जिले का नाम रोशन कर सकें। खैर, आप लोगों ने प्रतिभाग किया, हिस्सा लिया, सभी लोगों ने अपने तरीके से पेशकश की। कुछ लोगों का अंदाज और स्टाइल, शैली बहुत ही अच्छी रही और इसके बारे में हमारे जज साहिबान फैसला करेंगे कि कौन इस पोजीशन पे आता है और जिनमें कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसको कोशिश करेंगी बेहतर हो जाए और अगली बार जब आप आएँ तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप आएँ और यहाँ से आप चुन के जाना। इसके साथ मैं सभी लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।